myself राहुल शर्मा, your mathematics teacher, Reliant Learning Solution। मैं आपका स्वागत करता हूँ। Today's topic is matrices। तो matrices को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम लोग जानते हैं matrices को सबसे पहले किसने बताया था matrices के बारे में, या matrices की डिस्कवरी किसने की थी। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था आर्थर कैले ने। आर्थर कैले एक प्रख्यात मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैट्रिक्स वर्ड 19th सेंचुरी के मिड में डिस्कवर किया था। अब पॉइंट ये आता है कि मैट्रिक्स की डिस्कवरी हुई क्यों, मैट्रिक्स इन्वॉल्व क्यों हुआ हमारी अलजेब्रा में। तो होता क्या था स्टूडेंट कि पहले हम लोग दो वेरिएबल की इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते थे। मतलब अगर दो वेरिएबल की सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उससे हम वेरिएबल को फाइंड कर लेते थे। लेकिन जैसे ही 3 वेरिएबल या फिर 4 वेरिएबल की इक्वेशन आई तो उसके वेरिएबल को सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशन आने लगी। तो ये करता क्या है, इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू सिंपल एक्सप्रेशन। ये एक्चुअली में कहते हैं कि जो 3 वेरिएबल हुआ या 4 वेरिएबल हुआ उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती थी उसको सॉल्व करने में, उसको उसने सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो मतलब कि अब 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल या उससे भी ज्यादा वेरिएबल की अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो फिर उससे वेरिएबल को फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। ये इसका मेन एडवांटेज था। क्लियर। तो अब हम जानते हैं एक्चुअल में मैट्रिक्स है क्या। ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है, मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होती है ये जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट आएगा अगला वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। तो आइए मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्थर कैले ने जो मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करते हुए बताया था वो क्या बताया था कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता था बेटा। किसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कैसे नंबर? वो नंबर रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी। नंबर्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स विच में बी रिप्रेजेंटेड एज, उसको रिप्रेजेंट करते थे। अब देखिए जरा, ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था नंबर्स का वो किस तरह से था। तो रेक्टेंगल से ही बात क्लियर होती है। रेक्टेंगल में बेसिकली पाया क्या जाता है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। मतलब एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। दोनों कैसे होंगे? सेम तो होंगे नहीं। तो हम देखते हैं कैसे इसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो आइए जरा देखते हैं। अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से पहले मैं एक चीज और बता दूं, फिर मैं बताता हूं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो कहते क्या है कि ये जो नंबर्स हुआ करते थे, अब ये नंबर्स को हम जब अरेंज करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि नंबर्स ऐसे बिखरे होंगे। इन नंबर्स को हम अरेंज करके किसी स्क्वायर ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट से क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं। तो वही लिखा है क्या कि मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो हम देखते हैं कि हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और इसमें क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। कैसे अरेंज करते हैं जरा देखिए। इस तरह से एलिमेंट्स को हमने अरेंज करना सीखा। ये बात किसने की थी? आर्थर कैले ने। देखिए बेटा, ये एक मैट्रिक्स आपके सामने रिप्रेजेंट करी गई। इन मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं सारे ये नंबर्स हैं जो अभी आपको दे रखे हैं जेन्युइन फॉर्म में। ये सारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया और आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट को अरेंज करने के बाद मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। क्लियर। तो वही यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैट्रिक्स को कभी हमें रिप्रेजेंट करना हो, डिनोट करना हो, तो क्या हमेशा हम ऐसे ही इतना लार्जेस्ट फॉर्म इसका शो करेंगे? नहीं।
फिर हमने इस पर विचार किया, तो ऑर्थर कैली ने विचार करने के बाद इसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया। कभी भी आपको मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इतने से बड़े मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने से बेहतर है उन्होंने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया, और उसका वो जो कॉम्पैक्ट फॉर्म था वो क्या आया, तो लिखा है क्या कि कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। नजर आ रहा होगा आपको, या तो आप ऐसे लिख दे क्या कि aij m by n, या फिर और मैंने कह दिया इसको a से इंडिकेट कर दिया, तो a से इंडिकेट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ aij। आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको शो कर सकते हो। मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं m by n। m by n क्या है, इसका ऑर्डर है। अभी जानेंगे ऑर्डर एक्चुअल में होता क्या है। तो हम अब मूव करते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में मूव करने से पहले हम वो चीजें सीखेंगे जो इस मैट्रिक्स में बार बार आपके सामने आएगी। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक का बेसिक जानेंगे। टॉपिक में बेसिक में जो भी टर्म्स इंक्लूड होंगे उनके बारे में जानेंगे। तो जो पहला टर्म बार बार आपके सामने आएगा वो है क्या, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये A11 क्या है, A11 इसका एलिमेंट है, A12 क्या है, ये भी इसका क्या है, एलिमेंट है, A23 क्या है, ये भी इसका एलिमेंट है, इवन Amn क्या है, ये भी इसका एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिख देंगे aij। aij ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, ये समझ लीजिए कि ये एलिमेंट का एक सिंबल है। अब aij में a तो एलिमेंट हो गया, i और j क्या है, ये इस एलिमेंट की स्टूडेंट पोजीशन है। तो पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन में यहां i रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी रो है, नंबर ऑफ रो, और j रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट कि कौन सा कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना। तो वही यहां पर लिखा है कि द नंबर्स A11 A12 etc in the above matrix are known as element of the matrix, generally represented at aij, which denotes element in ith row and jth column। अब क्या मतलब है जरा देखते हैं। और जैसे मैंने कहा ना, i रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को और ये नंबर ऑफ कॉलम को। तो मतलब कहने का जैसे लिखा है A11, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि ये जो एलिमेंट है वो पहली रो और पहली कॉलम है। तो पहली रो, अब देखिए जरा यहाँ पर रो और कॉलम क्या है, तो ये जो आप देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं रो। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो वर्टिकल लाइन बन रही है, ये इस हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टली जितने भी एलिमेंट हैं उनको रोज कहते हैं या रो कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, कॉलम कहते हैं। क्लियर। तो ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया। हमने कहा पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम कहां मिला, ये मिला, तो ये आपका एलिमेंट हो गया। अब आपसे कहा जाए, लिखा है कि 832, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 2 3, यहां पर थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये यहां कहीं वो एलिमेंट होगा। ये यहां पर जो आप लिखोगे, यहां पर जो आएगा एलिमेंट वो क्या होगा, A32। सिमिलरली अगर लिखा है क्या, A22 लिखा है अगर, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट आया। तो ये होता है क्या, ये रिप्रेजेंट करता है कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है, aij। क्लियर। तो पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, वो है ऑर्डर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बार बार आपके सामने आएगा, इसका जिक्र बार बार होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं कि इन द अबव मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो इसमें कितनी रो है, आप देखोगे तो 1 2 एंड सो ऑन, आप देख रहे हो कितनी है, ये क्या है, ये रो को इंडिकेट करता है। तो कितनी रो हो गई इसमें, m रो हो गई। और कॉलम कितने हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, कॉलम। तो m रो है और n कॉलम है, ठीक है ना, m रोज है और n कॉलम है, और इनको जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या लिख के आता है सामने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बताना है तो हमें चेक करना होता है उस मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने कॉलम है। अब जैसे ये सामने आपके एक मैट्रिक्स गिवन है, आपसे कहा जाए इसका ऑर्डर बताएं, तो आपने चेक किया इसमें रो कितनी है, तो m रोज है और n कॉलम्स है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, m by n। एक और बात करते हैं एग्जांपल की तरह, देखिए लिखा है क्या,
ये एक एग्जांपल दिया हुआ सामने। अब आपसे कहा जाए कि इसका ऑर्डर बताया आप, तो आप कैसे बताएंगे इसका ऑर्डर? तो जरा देखें, तो चेक करना है इसमें रो कितनी है बेटा, तो आंसर आएगा, जरा देखें कितनी रो है, तो रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 2, वर्टिकल लाइंस कितनी है मतलब कॉलम्स कितने हैं वो भी 2 है, तो ऑर्डर क्या आएगा इसका 2/2। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। अब देखिए जरा, हमसे कहा गया कि ये जो मैट्रिक्स है, मैंने कहा कोई ए मैट्रिक्स है, लेट कर लिया। अब बताएं इसका क्या ऑर्डर आएगा, तो इसका अगर ऑर्डर हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? तो फिर से वही बात, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 3 है, वर्टिकल लाइंस कितनी फॉर्म हो रही है वो भी 3 है, तो ऑर्डर क्या आ गया इसका 3/3। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। तो हमने क्या सीखा बेटा कि पहली बात तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, फिर लास्ट में आता है हमारा क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है इसमें या कैसे फाइंड होता है? तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें 2 चीजें चेक करनी है, क्या कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। अब इसी में एक पॉइंट और इंक्लूड कर दिया जाता है, अक्सर क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आपसे हो सकता है ये भी पूछ दिया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं और साथ ही साथ उसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी बताएं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको बताना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम जो ऑर्डर है उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है बेटा, तो इसका ऑर्डर आपने चेक किया 2/2 है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करा दें एक्चुअली में, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4 क्या होंगे इस मैट्रिक्स में एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो अगर इसका ऑर्डर 3/3 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 3 जा 9, आप काउंट करोगे तो ये भी आ जाएगा। तो सर पॉइंट ये आता है कि एलिमेंट तो हम काउंट करके ही फाइंड कर लेते हैं, हमने कहा बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन कभी आपको इस टाइप का अगर ऑर्डर दे दिया गया या इस टाइप का मैट्रिक्स गिवन है तब आपसे कहा जाए तो आप कैसे फाइंड कर लोगे? तब फिर वही तरीका क्या कि जितनी रो है जितने कॉलम है इनका आपस में प्रोडक्ट करा देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ, सारी बातें क्लियर हो गई? आइए स्टूडेंट जानते हैं मैट्रिक्स में और आगे, तो और आगे मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक जो जाना वो तो सिर्फ एक मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था, अब टॉपिक की ओर आगे मूव करते हैं और पहला टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला टाइप है वो है आपका रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। अब देखिए मोस्ट ऑफ द जितने भी मैट्रिसेस आपको मिलेंगे उनके नाम से ही उनकी डेफिनेशन क्लियर है। अब जैसे रो मैट्रिक्स गिवन है तो इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें सिर्फ एक रो होंगे या फिर इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कितने होंगे, एक रो में होंगे। तो जैसे कहने का मतलब क्या है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब कहने का कि इसमें सिर्फ एक रो होंगी और कितने भी कॉलम्स होंगे। कैसे कहेंगे जरा जानते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कोई मैट्रिक्स है A, तो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये कोई मैट्रिक्स है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वो सब एक ही रो में लिखे हैं। या फिर आपसे कहा जाए कि इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, तो उसमें आपको चेक करना होता है कि कितनी रो है। तो रो क्या, सिर्फ एक ही तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो रो तो हो गई इसकी एक। अब कॉलम कितने होंगे इसके, तो कॉलम हो गए इसके कितने 1 2 3 4 5, तो कॉलम हो गए 5, तो ऑर्डर क्या आएगा 1/5। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर? ठीक, तो रो मैट्रिक्स क्लियर कर लेंगे ना। अगर कभी भी आपको दिया जाए कि रो मैट्रिक्स बताएं तो कैसे बताएंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैंने पहले ही बताया था क्या कि मोस्ट ऑफ द जो मैट्रिसेस होंगे बेटा वो सारे मैट्रिक्स अपने नाम से ही क्लियर हो जाएंगे।
तो कॉलम मैट्रिक्स, जिससे रो मैट्रिक्स था वैसे कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, सॉरी एक ही कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ क्या हो, रो हो। तो कहेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, आप क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एक कॉलम में लिखे हैं ना, लिखे कि नहीं लिखे हैं? तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? तो आप देखिए इसमें जरा कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 1 2 3 4, तो रो तो हो गई 4, और वर्टिकल लाइन कितनी है, सिर्फ एक ही तो बन रही है। तो कॉलम कितने आ गए, 1, ऑर्डर क्या आ गया, 4/1। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर हुआ? रो मैट्रिक्स क्लियर हुआ, कॉलम मैट्रिक्स क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट आता है क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जरा आप देखें तो रेक्टेंगल कैसा होता है। रेक्टेंगल होता है क्या कि जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है। अपोजिट साइड्स कैसे होती हैं, सेम होती है, लेकिन ऑल साइड्स सेम नहीं होती हैं, है ना। मतलब लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी, ये रेक्टेंगल होता है। तो सेम ऐसे ही यहां पर क्या है, अपोजिट साइड के तौर पे, कि अपोजिट साइड के तौर पे क्या मिलेंगे, रो मिलेंगे और कॉलम मिलेंगे। तो वही हम कहेंगे यहाँ पे कि यहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कभी भी बराबर नहीं होंगे। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो कभी भी कॉलम के इक्वल ना हो, क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जरा अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे कहेंगे कि अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n such that m does not equal to n, it means number of row does not equal to number of column, then this type of matrix called rectangular matrix। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, दूसरा पॉइंट कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तीसरा पॉइंट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम। पॉइंट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जाते हैं। हाँ, तो हमारा जो अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम बुकों में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती क्या है एक्चुअल में, तो हॉरिजॉन्टल से ही क्लियर हो रहा, कहीं ना कहीं अभी हॉरिजॉन्टल वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, लेस देन हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब क्या कि रो की जो काउंटिंग हो, रो की जो संख्या हो वो कॉलम से क्या हो, कम हो। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ क्या, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको फोकस कीजिएगा, is less than the number of columns is called horizontal matrix। अब अगर आप रो को m से शो करते हो और कॉलम को n से, तो यहां पर जो आएगा सिंबलाइज क्या हो जाएगा, m is less than n। दिस मींस मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है क्या कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, लेस देन किससे, नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब m is less than n। m क्या शो करता है, नंबर ऑफ रो को, और n का शो करता है नंबर ऑफ कॉलम को। एक एग्जांपल से बात करते हैं कैसे कहेंगे कि ये क्या है। तो मैंने कहा एक एग्जांपल लिखा मैंने, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो क्या हो, कॉलम से कम हो। तो देखिए जरा, जैसे लिखा है क्या, 1 2 3 7 8 9। आप ये देख रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है, मैंने कहा कोई ए मैट्रिक्स है। अब देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें देखिए जरा काउंट करते हैं, इसमें क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो देखिए जरा इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो है कितने, 3, 1 2 3। तो ऑर्डर क्या आया, 2/3। अब आप देख रहे हैं यहां पर 2/3 में ये m हो गया और ये आपका n हो गया, और ये यहां पर होल्ड कर रहा है क्या कि m इज लेस देन n, क्योंकि 2 की वैल्यू 3 से क्या है, कम है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है। मतलब कैसा मैट्रिक्स हो गया ये, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आप बहुत सी बुक्स जब देखेंगे, जितने भी आपके एकेडमिक सेशन में चल रही होंगी, वहां पर आप देखेंगे इसका थोड़ा सा कम जिक्र किया गया है।
कुछ बुक्स में किया भी गया है, इसलिए मैंने कहा कि ये मैट्रिक्स थोड़ा सा अच्छा है। अब इसी तरह से क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो इसका अपोजिट क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। तो ऑब्वियसली ये बात क्लियर होगी कि इसकी जो डेफिनेशन होगी किसकी, वर्टिकल मैट्रिक्स की, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से जस्ट उल्टी होगी। मतलब कहने का कि अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तो ये बात क्लियर है क्या कि वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या होंगे, ज्यादा होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। तो कहेंगे क्या, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो, देखिएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स, इट कॉल्ड क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। अब इसको भी शो करना वैसे, तो जैसे यहां पर m इज लेस देन n था, तो यहां क्या होगा, m इज ग्रेटर देन n, बिकॉज हियर नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। मैंने कहा कोई एक मैट्रिक्स A है, ऐसी एक कोई मैट्रिक्स है। अब देखिए ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर देखेंगे क्या आएगा, 1 2 3, नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो कॉलम कितने हैं, 2। अब देखिए जरा, आप देख सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ रो क्या नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा नहीं है, यस। तो ये देखिए ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n, और यहां क्लियर है क्या कि m इज ग्रेटर देन क्या है, n है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ये दोनों ही पॉइंट आपको बहुत कम मिलेंगे। बोलो बात समझ में आई। तो दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, कम हो। वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम। बोलो बात क्लियर हुई, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, मतलब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड नहीं कहेंगे, कौन सा है हमारा, सिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन ओवरऑल कौन सा है, सिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है वो, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या है, बात एक ही है। अब बेटा नल मैट्रिक्स है या फिर जीरो मैट्रिक्स है, यहां से भी आपको क्लियर हो रही है कहीं ना कहीं इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है बेटा जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। बोलो बात क्लियर हुई। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, सिर्फ जीरो, क्लियर, बड़ा सा कैपिटल लेटर में। तो आप कहेंगे क्या, अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, डजंट मैटर, having all its elements are zero is called null या फिर जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है जिसके सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, कैसा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अगर आपको शो करना है कैसे सिंबलाइज करेंगे तो कहेंगे क्या, aij equals to 0 for every I and j। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, जरा देखिए कोई मैट्रिक्स है, मैंने कहा ये कोई मैट्रिक्स है, देखिए जरा, अगर ऐसा कभी आपको मिले तो आप कहेंगे कैसा मैट्रिक्स है ये, एक्चुअली में नल मैट्रिक्स है। कैसा है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 2। और एक देख लीजिए जरा, मैंने कहा कि कोई मैट्रिक्स B है, देखिए जरा, तो कोई मैट्रिक्स B है, उसके एलिमेंट सारे क्या है, जीरो है। 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है बेटा, लेकिन इसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहां पर इसको जो, अब ऐसा कभी आपको मैट्रिक्स दिख जाएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे ये नल मैट्रिक्स है। लेकिन हमारे पास कभी क्वेश्चन अगर पूछा भी गया इसके डिफिनेशन से, तो वो क्या आएगा कि बताएं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नल मैट्रिक्स को। सिर्फ इतने से ही बात क्लियर है क्या, इतना ही अगर आपको लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा तो आप समझ जाओ क्या कि aij का मतलब हो गया कि सारे एलिमेंट,
यहाँ पे लिखा ना फॉर एवरी आई एंड जे, तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, इट डजंट मैटर। बोलो बात क्लियर हुई? तो क्या जाना हमने पहला कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो लेस हो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। फिर दूसरा क्या है वर्टिकल मैट्रिक्स, वो क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या हो ग्रेटर नंबर ऑफ कॉलम से। फिर अगला क्या आया नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो जीरो हो, क्या होता है आपका नल मैट्रिक्स। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है ना, ओके बेटा। अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे इतने इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उस पे बेस क्वेश्चन बहुत बनेंगे जितने भी अब आप पढ़ने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने अभी पढ़े वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन इन ये क्वेश्चन डायरेक्ट डिफिनेशन पे बेस पूछ जाते हैं। वो क्वेश्चन जो होंगे जो अगले आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स के होंगे वो डिफिनेशन पे तो पूछे भी जाएंगे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत पूछे जाते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स से क्लियर है, इसके हेडिंग से ही क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। तो हम कहेंगे ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू क्या हो नंबर ऑफ कॉलम, उसे क्या कहेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब m इक्वल्स टू क्या हो n, वेयर m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो कहेंगे कि a matrix of order m by n such that m equals to n, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू क्या हो नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है A B फर्स्ट रो में, सेकंड रो में C D। अब देखिए यहाँ पे ये कोई ऐसी मैट्रिक्स है, अब देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, तो आप इससे क्लियर है क्या कि ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या है इक्वल है। एक और एग्जांपल देखना साथी में, मैंने कहा कोई मैट्रिक्स A है 1 2 3 -1 0 3 4 8 9। अब देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। मतलब अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ कॉलम, इट मींस दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर? तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत आसान है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मींस स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ये लर्न कर सकते हैं कि m इक्वल टू क्या हो n हो। क्लियर होगी बात? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात तो कैसा होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब डायगोनल का मतलब क्या है, तो डायगोनल का मतलब ये है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो। अब प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग एलिमेंट्स क्या होगा, तो कहेंगे क्या कि आप करें क्या कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी पहले रो का पहला एलिमेंट उठाए और जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट उठाए। ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, ये लास्ट रो की लास्ट एलिमेंट है, इसको ज्वाइन करा दें। इस डायगोनली जो आपके पास जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे, और यहाँ पर सिर्फ लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे। ठीक है ना, मतलब ऑल aij इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर i डज नॉट इक्वल्स टू j। मतलब कहने का कि जैसे a12 है, यहाँ पर i और j दोनों अलग अलग है ना, तो जो a12 की पोजीशन पे आएगा वो एलिमेंट जीरो होगा। जैसे a31 है तो यहाँ पे i और j दोनों अलग अलग है ना, तो a31 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। फॉर एग्जांपल जरा देखिए, ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ और सिर्फ लीडिंग एलिमेंट्स है। देखिए जरा लीडिंग एलिमेंट्स कौन से, मैंने कहा ना कि यहाँ पर पहली रो का पहला एलिमेंट और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट हो गया, ये लास्ट एलिमेंट हो गया, इनको मिलाया हमने कहा ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप कहो क्या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल भी कह सकते हो। और देखिए बाकी सारे एलिमेंट क्या है जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे
डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखो छोटा सा, ये देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है। अब यहां पर भी देखिए सिर्फ लीडिंग डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। तो कैसा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे जिसके लिए क्या होगा, i डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, j होगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। ठीक है ना। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, all the elements except those leading diagonal are zero is called diagonal matrix। इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे इसकी पोजीशन क्या है, a11 है, इसकी क्या है a22 है, और इसकी क्या है a33। तो अगर इससे मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे कहूं कि डायगोनल, ठीक है ना, फिर इसका स्क्वायर ब्रैकेट a11 वाला है तो मतलब 1 है, a22 वाला है यानी 2 है, a33 वाला यानी 3 है। बस ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो a इज इक्वल टू, तो वो समझ जाएंगे इसका मतलब यही है। इसको अगर शो करना हो तो आप कैसे करोगे कि डायगोनल कितने एलिमेंट है, 1 और 2, 1 सॉरी कॉमन नहीं लगाएंगे, a इज इक्वल टू, क्लियर। तो डायगोनल एलिमेंट क्लियर हो गया। अब बारी आती है किसकी, नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह कैसा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है क्या कि यहां पर डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे, और स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ लीडिंग डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, लेकिन सारे एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। वही डिफाइन किया गया कि aij इक्वल टू k होगा फॉर i इक्वल टू j, एंड aij इक्वल टू 0 होगा फॉर i डज नॉट इक्वल टू j। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि हमने कहा कि एक मैट्रिक्स लिया ऑफ 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, तो आप कहोगे कैसा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है क्या कि क्या स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, यस, स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जा सकता है, लेकिन इसका रिवर्स स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट जरूरी नहीं कि सेम हो। अगर मान लो ऐसा तो क्या ये स्केलर है, नहीं, लेकिन ये जरूर स्केलर, ये स्केलर जो है वो जरूर आप कह सकते हो डायगोनल, क्योंकि डायगोनल की सिर्फ डिफरेंस रहती है कि लीडिंग में एलिमेंट हो वो कैसे भी सेम हो, डिफरेंट हो, व्हाटएवर। लेकिन स्केलर में कह रहा है कि लीडिंग मैट्रिक्स सॉरी लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम ही होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब कि अगर मैं कहूं कि स्केलर मैट्रिक्स इज अ सबसेट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट इसका रिवर्स स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा कि आप कहते हैं क्या कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, सबसेट हो इसका स्केलर मैट्रिक्स का। बोलो बात क्लियर हुई, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। हाँ तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसका नाम है क्या, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने कहा है कि मोस्ट ऑफ जितने भी आपके मैट्रिसेस हैं उन सभी की जो डिफिनीशन है वो उसके नाम से ही क्लियर है। अब यहां पर भी यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब 1 होता है। अब देखिए तो डिफिनीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहली बात तो कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इन विच एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 0, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, और एवरी डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे, 1 होंगे। अब देखिए तो यूनिट मैट्रिक्स होता है या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है जो, वो एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है, एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है। सिर्फ इतना होता है स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में कि स्केलर मैट्रिक्स में जो आपने देखे थे कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते थे वो सेम होते थे। अब सेम होने का मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में क्या है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, वो होंगे 0। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कहूं कि जो aij होगा आपका वो बेसिकली क्या होगा,
ए आई जे की वैल्यू 0 होगी, ठीक। तो ए आई जे की वैल्यू 0 कब, जब क्या कहेंगे इफ आई डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जे होगा। और ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कब, जब आई इक्वल टू क्या होगा बेटा, जे। बोलो बात क्लियर। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे देखते हैं, क्या हमने एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। अब देखिए जरा 1 1 0 0। अब हमेशा बेटा जितने भी आइडेंटिकल या यूनिट मैट्रिक्स होते हैं, इन सबको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। जहां भी आपको आई लिखा मिल जाए कैपिटल में, आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स कहो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स करो, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ये देखिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे होंगे, 0 होंगे। तो मैंने हमेशा ही कहा था बेटा, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को जरूर आपको याद रखना है। क्योंकि अब अगर मैं बोर्ड क्या या जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उन सभी में जो अगर डिफिनीशन पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। उसमें लिखा होगा क्या कि ए आई जे इक्वल्स टू 0 इफ आई डज नॉट इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इक्वल्स टू 1 इफ आई इक्वल्स टू जे। तो बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या है। तो अगर देखिए ये आपको मिल गया तो आप तुरंत बता दोगे कि 1 जहां दिखेगा आप कह दो कि हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिखा तो आप क्या करोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इस फॉर्म को जरूर याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करते हैं, वो है क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का मैट्रिक्स होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी 10 हमारे पास हो गए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये जितने भी 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे उन सभी में मैंने हमेशा एक कॉमन बात ये कही थी कि ये जितने भी मैट्रिक्स हैं इनके डिफिनीशन, इनके नाम से ही इनकी डिफिनीशन क्लियर है। लेकिन इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा गेम होता है। वैसे ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जो इसकी डिफिनीशन, जो इसका नाम है, उसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट काम है। जरा देखते हैं कैसे। देखिए लिखा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जानते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। तो कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह का दिया होगा, is called upper triangular matrix if aij की वैल्यू 0 हो for every I is greater than j। हर उस aij की वैल्यू 0 होगी जिसके लिए I is greater than क्या होगा, j होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम के से ग्रेटर होगा। तो कैसे बात करेंगे, जरा एग्जांपल देखते हैं। मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं 3 by 3 ऑर्डर की, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स लेना हमको, ठीक है ना। तो 3 by 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। बताता हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है, फिर उसके बाद ये आपकी बात और अच्छे से क्लियर होगी। तो देखिए जरा ध्यान रखिएगा, I ग्रेटर देन क्या होगा, J के होगा। तो देखिए जरा कैसे होगा। अब देखिए जरा, ऐसी कोई मैंने एक मैट्रिक्स फॉर्म करी। अब आप देख सकते हैं क्या, इसको दूसरी तरीके से अगर मैं शॉर्टली डिफाइन करूं तो वो क्या है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। अगर आपको एक ट्रिक के फॉर्म में इसको लर्न करना है, समझना है, तो कहेंगे लीडिंग डायगोनल के सारे, नीचे के सारे एलिमेंट, देख रहे हैं ये आपका लीडिंग डायगोनल है, उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट है सारी वैल्यू 0 है। लेकिन पॉइंट ये नहीं समझना आपको, पॉइंट ये समझना है जो यहां पर लिखा है कि aij इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी I इज ग्रेटर देन क्या होगा, j। अब जरा देखता हूं मैं कि मैं जितने भी एलिमेंट है इनकी पोजीशन फिक्स करता हूं। जैसे ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी, a11, ये क्या है a12, ये क्या होगा a13, ये होगा आपका a21, a22, a23, यहां पर 31,
3 2 और ये क्या है 3 3। अब जरा देखिए जितने भी एलिमेंट जीरो है यहाँ पर, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, क्या उनमें i की वैल्यू j से बड़ी है कि नहीं? तो अब जरा देखिए a21 की वैल्यू 0 है, अब 2 है i के प्लेस पर और 1 है j के प्लेस पे, यहाँ पर i ग्रेटर देन j है, आंसर आया यस। यहाँ पर भी वैल्यू 0 है किसकी a31 की। अब जरा i की पोजीशन क्या है 3 है और j की पोजीशन 1 है, क्या i ग्रेटर देन j है, आंसर आया यस। तो देखिए अब देखिए जरा ये a32 की वैल्यू भी 0 है, अब i के प्लेस पे क्या है बेटा 3 और j के प्लेस पे 2, क्या यहाँ पर i ग्रेटर देन j है, आंसर आया यस। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैंने जो पहले स्टार्टिंग में कहा था कि कैसे इसके नाम से ये अपोजिट है, तो जरा देखिए कैसे इसके नाम से है कि एक्चुअल में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर का मतलब यह था कि लीडिंग डायगोनल के अपर यानी ऊपर के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पर यह है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है। क्लियर? ठीक, तो क्लियर हो गया ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो जस्ट इसी का अपोजिट भी है अगला पॉइंट क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जब आपका पॉइंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में एक पिक्चर क्लिक हुई होगी क्या कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली इसकी जो डिफिनीशन होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या कि अब यहां पर जो लिखा था कि aij इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i इज ग्रेटर देन j, यहां पर क्या होगा कि aij इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i इज लेस देन j। आप देख रहे हैं क्या कि aij की वैल्यू 0 है फॉर एवरी i इज लेस देन j। ठीक है ना? तो अभी जब यहां पर आपने एग्जांपल देखा था वहां पर देखा था कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट क्या थे, जीरो थे। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होंगे, इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो में। क्यों? अब क्यों जीरो होंगे, क्योंकि यहां पर i इज लेस देन क्या है, j। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, देखिए जरा एग्जांपल। ये मान लीजिए a हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका b हो गया, ये 0 हो गया, और ये मान लीजिए c है। ठीक है ना? ऐसे यहां पर मान लीजिए ये d है, ये आपका e है और ये आपका f है। ठीक है ना? आप देखिए जरा यहां पर क्या है, तो यहां पर अब आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से इनकी पोजीशन शो कर दे रहा हूं। ये है a11, ये a12 है, a13 है, ये a21 है, a22 है, a23 है, यहाँ a31 है, a32 है और a33 है। अब जितने भी आप एलिमेंट देख रहे हो जिनकी वैल्यू 0 है वो यही तो है, इन्हीं की तो वैल्यू 0 है बेटा। तो आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट की वैल्यू 0 है उनके लिए i की वैल्यू j से कम है कि नहीं, मींस i इज लेस देन j है। मतलब कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है जो इस मैट्रिक्स को डिफाइन करती है वो यहाँ पर होल्ड कर रही है या नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये कैसा मैट्रिक्स है, ये कैसा मैट्रिक्स है, लोअर मैट्रिक्स है। बोलो पॉइंट क्लियर हुए। ये दोनों ही मैट्रिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरा सा होता है क्या कि जैसे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा है तो शायद मन में ये शंका आती है कि लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन नहीं, लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे। इसलिए ये कंडीशन जरूर आपको याद रखनी है इन दोनों केसेस में, क्योंकि कई बार मैचिंग में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं या फिर आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हमसे जरा सी बात स्किप हो जाती है, वो ये कि किसमें i इज ग्रेटर देन j होता है और किसमें i इज लेस देन j होता है, लेकिन हमें बोलना नहीं, याद रखना है। क्लियर? ओके। तो अगला जो मैट्रिक्स है हमारा बेटा, जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, सब मैट्रिक्स है। ठीक है ना? इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा। रीजन क्या है, रीजन जानते हैं क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन सिर्फ एक ही है बेटा, वो क्या कि ये एक्चुअली अगर मैं बोर्ड की बात करूं, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, तो अगर मैं बोर्ड की बात करूं
तो ऐसी बहुत सी आपकी बुक होती है जिनमें ये मैट्रिक्स नहीं दिया होता है या इस मैट्रिक्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन इस टाइप का मैट्रिक्स बोर्ड में तो आता ही आता है, साथ में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और जितना ये पूछा जाता है उतना ही ये आसान भी है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि ये टफ होगा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ डिफरेंट है आपके लिए। तो देखिए जरा सब मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है। तो कहते हैं कि अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड, अ मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा उसी मैट्रिक्स से ही इसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? बाय डिलीटिंग एनी नंबर। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाय डिलीटिंग एनी नंबर, वो चाहे रो से हो या फिर कॉलम हो या फिर दोनों ही हो, ठीक है ना। इस बात पर जरा फोकस कीजिएगा। वो क्या कि जो नंबर आप डिलीट करते हो किसी रो से भी हो सकता है, पर्टिकुलरली किसी कॉलम से भी हो सकता है या फिर दोनों से हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सब मैट्रिक्स। एक बार और डिफाइन करते हैं अच्छे से कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम लोग गिवन मैट्रिक्स से ही ऑब्टेन करते हैं, फाइंड करते हैं। कैसे? बाय डिलीटिंग एनी नंबर फ्रॉम रो और कॉलम और बोथ, ठीक है ना। तो ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन अभी बात थोड़ी कम समझ में आई। क्यों कम समझ में आई? क्योंकि जब तक हम एग्जांपल नहीं देखेंगे तब तक बात अच्छे से क्लियर नहीं होगी। तो आइए देखते हैं जरा एक एग्जांपल। तो एग्जांपल देखते हैं कैसे हमारा सब मैट्रिक्स फॉर्म होता है। तो एक एग्जांपल लिया, जैसे बेटा मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, 3 5 7 1 2 4 9 8 0, ऐसी कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। ऑर्डर निकालना तो हम लोग जानते ही हैं। तो अब हमें एक सब मैट्रिक्स बनानी है, तो हम सब मैट्रिक्स बनाते हैं। मैंने कहा कोई मैट्रिक्स डी है, कैसे बनाएंगे? मैंने क्या लिया कि फर्स्ट रो और सेकंड रो को उठाया और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को उठाया। सिर्फ कितने एलिमेंट को? इतने एलिमेंट को। जब इतने एलिमेंट को आप यहां से डिलीट करोगे, डिलीट करने का मतलब यहां से हटाओगे या इतने एलिमेंट लोगे, इन एलिमेंट को लेकर एक नया मैट्रिक्स आप बनाओगे। वो जो मैट्रिक्स आया आपका 3 5 1 और 2, ये जो मैट्रिक्स है आपके सामने, ये इस गिवन मैट्रिक्स का क्या है? सब मैट्रिक्स है। मतलब आप क्या कहोगे कि B इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे जैसे कि अगर आप चाहो तो आप सिर्फ इस कॉलम को उठा लो। अगर आप इस कॉलम को उठाओगे, थर्ड कॉलम को, और फिर एक मैट्रिक्स बनाओगे, तो जरा देखिए, कोई मैंने कहा C मैट्रिक्स है 7 4 0, ठीक है ना। 7 4 0 ये कैसे बना? इस थर्ड कॉलम को उठाकर, मतलब थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट किया और यहां पर रख दिया, तो वो जो मैट्रिक्स आया वो क्या होगा? सब मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर भी कह सकते हो कि जो मैट्रिक्स सी आपको दिख रहा है, दिस इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बोलो, पॉइंट क्लियर होगा? तो सब मैट्रिक्स, बात क्लियर हुई? क्या होता है सब मैट्रिक्स? तो सब मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो गिवन मैट्रिक्स से ही फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? चाहे वो किसी रो के एलिमेंट डिलीट करने होते हैं एलिमेंट, वो किसी रो के भी हो सकते हैं, किसी कॉलम के भी हो सकते हैं, या फिर रो कॉलम दोनों के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं। मैंने रो कॉलम पिक कर लिया, मैंने एक कॉलम पिक कर लिया। अब मैं एक आपको रो पिक करता हूं, वो ये है, ठीक है ना। तो मैंने कहा डी को एक मैट्रिक्स है 9 9। तो देखिए जरा, ये भी तो एक मैट्रिक्स है कि नहीं? और ये मैट्रिक्स बनी कहां से? यहीं से तो बनी। तो ये जो डी आई वो क्या है? एक सब मैट्रिक्स हुई बेटा। बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ? तो सब मैट्रिक्स जानने कैसे फॉर्म होता है? बहुत आसान है, लेकिन कुछ जगह अवेलेबल नहीं होता है। और ये बात मैंने जैसे कि कहा है कि जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें मोस्ट ऑफ दी बातें ऐसी होंगी जो आपकी किसी न कहीं किसी न किसी बुक में अवेलेबल नहीं होगी।
तो आपका काम सिर्फ यही है बेटा कि क्वेश्चन को पढ़ना, टॉपिक को पढ़ना, पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना, जो भी आपको जरूरत की चीजें लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर? लेकिन फोकस पूरा करना, ठीक है ना? जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए, टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए, मैं फाइनल में ओके बोल रहा हूं, आप उठेंगे नहीं सामने से, ठीक है ना? अब देखिए अगला टॉपिक आता है इसी पे। अगला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वो है क्या? इक्वल मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा बहुत जाता है हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, जेईई मेन हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उन सब में से क्वेश्चन जरूर बनता है। पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे आता है, ठीक है ना? तो इक्वल मैट्रिक्स क्या है? तो इक्वल मैट्रिक्स है एक ऐसा मैट्रिक्स, भाई इक्वल का मतलब हुआ और मैट्रिसेस है, तो आप देख रहे इक्वल है मैट्रिसेस, सभी में मैट्रिक्स दिख रहे हैं। यहां पर क्या है? मैट्रिसेस, मतलब कि अब एक मैट्रिक्स खुद में तो इक्वल होगा नहीं, तो कहेंगे कोई दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर किए जाएंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो, पहली बात, ठीक? दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? जब उनके ऑर्डर सेम हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि उन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो? जीरो। अगर एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो ए का जो एलिमेंट है A11 और बी का जो एलिमेंट है B11, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, फिर ए का एलिमेंट है 12, A12 और बी का एलिमेंट है B12, वो आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, तब आप कहोगे वो कैसा मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स है बेटा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि टू मैट्रिसेस, क्या? टू मैट्रिसेस A एंड B, दो मैट्रिक्स लिए A और B आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ हैविंग सेम ऑर्डर, both having same order and corresponding elements। क्या? corresponding element, वही बात लिखी ना जो मैंने आपको डिस्क्राइब करी, of the matrices are equal। अगर दोनों मैट्रिक्स A और B मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, पहली बात, और दोनों ही मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो आप कहोगे ये कैसा मैट्रिक्स हुआ बेटा? इक्वल मैट्रिसेस। अब कैसे जानेंगे जरा देखिए जरा। मान लीजिए लिखा है क्या? ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, क्लियर? ऑर्डर क्या है इसका? 2/2। बी कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, ऑर्डर क्या है इसका? 2/2। अब क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है? तो कैसे होंगे बेटा? जब हम देखेंगे दोनों के ऑर्डर क्या है? 2/2, तो ऑर्डर तो सेम हो गए। अब देखो जरा, इसका पहला एलिमेंट है A11, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है? B11। क्या दोनों सेम है? यस, दोनों की वैल्यू 1 है। इसका दूसरा एलिमेंट है A12, तो इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? B12। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? यस, इट इज सेम। इसका तीसरा एलिमेंट है क्या? A21, इसका तीसरा एलिमेंट क्या है? B21। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है? यस, सेम है। इसका अगला एलिमेंट क्या है? A22, तो इसका अगला एलिमेंट क्या है? B22। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है? यस, सेम है। तो ऑर्डर भी सेम हो गए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो गए। अब पॉइंट ये है कि क्या ये दोनों सेम है? यस, तो कहेंगे क्या? दीज टू मैट्रिसेस आर सेम। तो इसको हम क्या लिखेंगे? A इक्वल्स टू B, है ना? अब दूसरा भी क्या होगा? अब A मैट्रिक्स था 1 2 3 4, B मैट्रिक्स भी यही है 1 2 3 4, तो आप कह दो कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। अब देखिए जरा इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे?
तो जरा देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे लिखा है क्या कि ए कोई मैट्रिक्स है बेटा, एक्स वाई जेड और 1, ठीक है ना। बी कोई मैट्रिक्स है, 0 -2 -4 और 1, ठीक है। आपसे कह रहा है क्या कि इफ these two matrices are equal to each other, ठीक है ना, equal to each other, then find the values of x, y and z। क्लियर। तो आपसे कह रहा है क्या कि ये दो मैट्रिक्स जो दिए हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z। क्लियर। तो बेटा अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अगला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये एक्चुअल में मैट्रिक्स नहीं, एक टॉपिक था जो मैं पहले भी बता चुका हूं। प्रिंसिपल डायगोनल की बात मैंने पहले भी की थी जब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसको हमने लीडिंग डायगोनल से बोला था, तो वही है एक्चुअल में। तो देखिए क्या कह रहा है कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द डायगोनल फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, द डायगोनल फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो टू द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो इज कॉल्ड, यानी कि पहली रो के पहले एलिमेंट से और लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट से। अब वो कोई भी हो सकती है रो, वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप कहोगे कि पहली रो का पहला एलिमेंट मतलब A11 और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मींस A33। फर्स्ट यानी A11 को A33 से जब ज्वाइन करेंगे बेटा, तो जो भी एलिमेंट आएंगे उस लाइन में वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। क्लियर? बात क्लियर हुई? कैसे? जरा मैं एक रफली एक बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक जेन्युइन मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है ना? ऐसा कोई मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, होना भी चाहिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का है। तो अब देखिए जरा, मैंने कहा कि पहली रो का पहला एलिमेंट मतलब ये हो गया, और आखिरी रो लास्ट रो मतलब, तो लास्ट रो यहां पे कौन सी? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो लास्ट है, और उसका लास्ट एलिमेंट मतलब ये। जब इनको इसको इससे जब आप ज्वाइन करोगे तो देखिए इसके रास्ते में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? A11 आया, A22 आया, A33 आया। आया कि नहीं आया? तो ये सारे के सारे क्या होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। ये जितने भी एलिमेंट आएंगे वो किसके होंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के होंगे। क्लियर? तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल्स टू क्या? A11 A22 और A33 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये है आपका क्या? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे कि मैंने कहा एक छोटा सा और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि लिखा है क्या कि A इज इक्वल टू, बेटा दे रखा है कि 1 2 3 4। तो यहां पर क्या होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट? वो क्या होंगे? वो ये होंगे। पहली रो का पहला एलिमेंट, लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट ज्वाइन कर दिया। देखिए क्या आया प्रिंसिपल डायगोनल हमारा? वो हुआ क्या? 1 और 4। ठीक है ना?
कभी भी एलिमेंट के बीच में कॉमा मत लगाइएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। बोलो बात क्लियर हुई। तो प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया हमारा, आसान था। हालांकि ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आ गया है तो अब क्लियर तरीके से हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए अगला टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्या नाम है उसका, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम अगले चैप्टर में करेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है ना। जब हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इसका यूज बहुत करते हैं, और खास तौर पे तब जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आएगा टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वहां पर इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं वो सब एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर उसका हम डिटरमिनेंट निकालें और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो क्या कहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो वही लिखा है क्या कि a square matrix A is said to be singular matrix if determinant of A denote by, इस तरह से डिनोट कर दो determinant of A, या फिर ऐसे जैसे आप देखते हो ना मॉड लगा हुआ है वैसे A लिखते हैं is 0, अगर उसकी वैल्यू 0 that is this, otherwise it is a non singular matrix। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है क्या, a is equals to 1 2 1 2। अब पॉइंट ये आता है जैसे अभी बेटा कि सर ये डिटरमिनेंट क्या होता है, तो डिटरमिनेंट कैसे क्या होता है और कैसे निकालते हैं, तो जरा देखिए जरा डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट को या तो आप लिख दो डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से। और कैसे निकालते हैं जरा देखिए, जैसे यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है उसको रिमूव हो जाएगा और कैसे आएगा कि 1 2 1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 1 into 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई कराने से पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस, और फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा 1 into 2, माइनस जरूर लगाएंगे तब उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए जरा ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 minus 2 आंसर क्या आया 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिया था ए, वो कैसा मैट्रिक्स हो गया बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वहीं पर a की वैल्यू 0 ना आती, मतलब कहने का कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो कैसा होता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये तो सारे थे बेटा क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने जो भी बात करी वो क्या करी कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में जाना, उसका प्रिंसिपल जाना, उसके एडवांटेज जाने, फिर हमने उसके आगे बात करी तो वो था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने 16 टाइप्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए, उन सब के एप्लीकेशन डिस्कस किए, उनकी डेफिनेशन डिस्कस किए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी डिस्कस किया। अब हम मैट्रिक्स की ओर मूव करते हैं और आगे तो आता है हमारा क्या टॉपिक, इसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। और इस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देखिए बेटा एक बात और, स्टार्ट करने से पहले मैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट और आपको रिमाइंड करा दूं, वो ये कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस यानी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के जो रूल्स होते हैं वो जो आपने अलजेब्रा में पढ़े हैं उससे बिल्कुल डिफर होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा कि लिखा है क्या, आपने पढ़ा x plus y equals to y plus z लिखा, आपने इसको कट कर दिया, ठीक है ना, आपने इसको डायरेक्ट कट कर दिया और कह दिया क्या कि x इक्वल टू क्या हो गया z। लेकिन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो अलजेब्रा के रूल्स होते हैं वो थोड़े से डिफर होते हैं, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही होता है, लेकिन जैसे यहां पर लिखा है आप कैंसिल करेंगे लेकिन इस तरह से नहीं, करने का रूल अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं
कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैंने कहा कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी आर टू मैट्रिक्स। अब देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, यही तो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अभी अगर एडिशन पढ़ रहे हैं तो दो मैट्रिसेस ऐड होंगे कब, जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। अब वो ऑर्डर कोई भी हो सकते हैं। अगर ए का ऑर्डर है क्या 2/3 का, तो बी का भी क्या होगा 2/3 का। अगर ए का ऑर्डर है 1/2 का, तो बी का भी ऑर्डर क्या होगा 1/2 का। तो वही लिखा क्या कि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर क्या m/n। दोनों के ऑर्डर क्या ले लिया हमने m/n। देन द सम ऑफ मैट्रिसेस, कौन से मैट्रिसेस ए और बी, सम क्या आया a प्लस b is defined only if matrices A and B are of same order। यही बात मैंने पहले बोली थी ना कि तभी डिफाइन होंगे जब दोनों के ऑर्डर क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी ये दोनों क्या होंगे, डिफाइन होंगे। क्या A प्लस B डिफाइंड होगा। अब जरा देखिए, जरा कह रहा है कि A कोई मैट्रिक्स है, दिया हुआ है Aij। इसी तरह से मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बी का कॉम्पैक्ट फॉर्म दे रखा है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब देखिए जरा, जब आप a प्लस बी करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। दो मैट्रिसेस को आपस में जब ऐड करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स आता है जिसका नाम क्या है a प्लस बी मैट्रिक्स। उसका भी ऑर्डर क्या होगा, वही होगा जो रिमेनिंग दो मैट्रिसेस का था। ठीक है ना। अगर इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है m/n है, तो उनके एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का जो ऑर्डर आएगा वो भी क्या आएगा m/n आएगा। क्लियर। अब जरा देखते हैं कि कैसे दो मैट्रिसेस को हम ऐड करते हैं। जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जरा कि सपोज दैट कि हमारे पास हमने लेट कर लिया कोई मैट्रिक्स है A 1 2 0 और -3। ये कोई मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स लेट कर लिया एक जो 2/2 ऑर्डर का है। अब ये मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स से तभी ऐड होगा ना जब उसका ऑर्डर क्या होगा, शुड बी 2/2। तो B हमने कोई मैट्रिक्स लिया, सपोज दैट क्या है वो, ठीक है ना। इसका भी ऑर्डर क्या है बेटा 2/2। तो अब हमें अगर इन दोनों का एडिशन निकालना है, मतलब क्या एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, क्या आएगा a प्लस b। तो कैसे आएगा जरा देखिए, हम दोनों ही मैट्रिक्स लिखते हैं क्या कि 1 2 0 -3 प्लस 5 6 7 8। ठीक है ना। ये दो मैट्रिक्स हमने लिखे। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एडिशन। तो एडिशन तो पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जरा देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट से ऐड होगा। ये अगर a11 है तो a11 किससे ऐड होगा, b11 से। तो 1 प्लस 5 आया। फिर a12 किससे ऐड होगा, b12 से। क्या आएगा 2 प्लस 6। a21 किससे ऐड होगा, b21 से। क्या आएगा 0 प्लस 7। फिर इसी तरीके से -3 किससे ऐड होगा, 8 से। क्लियर। तो रिजल्ट क्या आया, a प्लस b इज इक्वल टू 6 8 7 5 आया। और आप देख सकते हैं क्या, इसका भी ऑर्डर क्या है बेटा 2/2। क्लियर। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है कि दो मैट्रिक्स होते हैं, कोई भी दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए। जब आप दोनों को ऐड करते हो तो ऐड करने से पहले आप देखोगे क्या दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, क्योंकि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और फिर जब आप ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, वो सामने आपके दिया हुआ है। ऐड करने के बाद आप चेक करते हैं, चेक करेंगे तो देखिए उसका भी ऑर्डर वही आएगा जो दो मैट्रिसेस का था। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जरा, हमसे कह रहा है क्या, फाइंड
द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है ना। तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब उसने कह दिया कि a प्लस बी की वैल्यू बतानी, मतलब ऑब्वियसली ये दोनों आपस में ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे? क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसलिए ऐड होंगे। अब देखिए जरा कैसे करेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आई, ठीक है ना, प्लस जी क्या दे रखा बेटा, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ठीक है ना। देखिए जरा ऐड करते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे, आई स्क्वायर ऐड होगा किससे, 1 से, माइनस आई ऐड होगा किससे, आई से, माइनस आई स्क्वायर ऐड होगा किससे, -1 से, और आई ऐड होगा किससे, -i से। अब जरा देखिए एक बात, क्या कि जैसे कि यहां पे लिखा है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से, -1। सेम ये भी क्या लिखा हुआ है एक तरह से, -1। तो जब यहां पर देखिए जरा, ये -1 है, ये +1 है, आंसर क्या आएगा, 0। ये -i है, ये +i है, आंसर क्या है, 0। अब देखिए ये -i स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और माइनस प्लस, तो +1 और -1 आंसर क्या है, 0। और यहां पर +i और -i आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो देखिए, तो जो मैट्रिक्स आया a प्लस बी की जो वैल्यू आई वो क्या है, ये कैसा मैट्रिक्स है बेटा, तो आप सभी को पता होगा, तो आंसर क्या आएगा, एक तरह से नल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है? अगर आपसे ये भी कह दिया जाता कि बताइए वो कैसा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, तो आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। हाँ, तो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जान लिया बेटा, ठीक है ना। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और हम उस प्रॉपर्टी को जानते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो प्रॉपर्टीज में देखिए, जैसे मैंने कहा कि ए बी सी कोई 3 मैट्रिसेस हैं, ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ m/n ऑर्डर। तो देखिए जरा, पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, तो कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे दे रखा है क्या कि a प्लस b इक्वल हो सकता है b प्लस a के, ठीक है ना। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये क्या नया बता दिया आपने, ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हाँ चाहे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो सेम ही आता है। अब आपने उसको नया रूल बता दिया, कॉम्यूटेटिव लॉ। मैंने पहले कहा था बेटा यहाँ पर अलजेब्रा के रूल फॉलो अगर होते भी हैं तो वो नए रूप में आपके सामने आएंगे। वैसे तो बहुत कम फॉलो होते हैं, लेकिन अगर फॉलो होते भी हैं तो वो नए रूप में आएंगे। फॉलो हुआ a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखो दूसरी बात, a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल तभी होगा जब a और b के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों के ऑर्डर अगर अलग अलग होते, जैसे a का ऑर्डर है m/n और b का ऑर्डर है n/n या फिर n/p, तो अगर दोनों के ऑर्डर चेंज होते तो फिर यहां पर a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल नहीं होता बेटा। इसलिए यही तो कहा ना, ये कंडीशन यहां पर पहले से लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन है, सेम ऑर्डर है, तो ही a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है। तो क्या ऐसे आसानी से a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है? नहीं। a प्लस बी दो एक मैट्रिक्स है, a और b, इनका एडिशन, मतलब कहने का मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या एडिशन ऑफ 3 मैट्रिसेस जो भी है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि जैसे लिखा है क्या कि a प्लस बी प्लस सी वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी के। मतलब कहने का कि अगर कोई भी 3 मैट्रिक्स का आपको सम निकालना है
तो आप क्या कहेंगे कि जैसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी, एक जो सही तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या कि पहले आप क्या सॉल्व करेंगे a प्लस बी, फिर उसके बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको c के साथ ऐड करेंगे। अब ये जो वैल्यू है इसको आप ऐसे भी कर सकते हो क्या कि पहले b प्लस सी सॉल्व कर लो, फिर जो मैट्रिक्स है उसको a के साथ ऐड कर लो, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन अगर तीनों को एक साथ ऐड करोगे तो हो सकता है कि गलतियां हो जाएं। तो अगर तीन मैट्रिसेस का हमें एडिशन करना है तो हम ऐसे ही करेंगे, अगर पहले a प्लस बी निकाल लो उसके बाद c के साथ ऐड कर दो, वही आंसर आएगा जो पहले b प्लस सी को ऐड करने के बाद a से ऐड करोगे। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। हो सकता है कभी आपसे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, आंसर आएगा यस। क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, आंसर आएगा यस। व्हेन, इंपॉर्टेंट, व्हेन द ऑर्डर ऑफ these three matrices are same, order of these two matrices are same, then it will be right, तब ये सही होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी या फिर, ठीक है ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर इफ अ जीरो मैट्रिक्स, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ऑफ ऑर्डर m बाई n इसके सेम है। ये जो m बाई n है वो किसका ऑर्डर है, a का भी ऑर्डर है, पहले दे रखा है। ये m बाई n जो ऑर्डर है वो किसका है, a का भी है। यानी जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m बाई n है, मतलब वही है जो a का है, तो आप जीरो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स a के साथ ऐड कर सकते हो। मतलब a प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस a, वो भी किसके इक्वल होगा, आंसर आएगा a। ध्यान रखना बात, मैं इसको डिस्क्राइब भी कर सकता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कभी लिखा है कि a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 और a b, b लिखा है मान लीजिए 0 0 0 0, तो ये तभी इससे ऐड होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और जब इसको आप ऐड कर रहे हो, ये जीरो ही मैट्रिक्स तो है, आप इसको b मैट्रिक्स लो या फिर जीरो मैट्रिक्स ऐड दो। तो a प्लस जीरो जब करेंगे तो 1 को 0 से ऐड करोगे तो 1 आएगा, 2 को 0 से ऐड करोगे तो भी 2 आएगा, और a को 0 से ऐड करोगे तो a आएगा, और b को 0 से ऐड करोगे तो आएगा। तो आंसर तो फाइनली a ही आएगा ना। लेकिन अगर वहीं पर क्या होता कि एक और रो होती यहां पर, जैसे यहां पर भी लिखा होगा थर्ड रो में भी कि 0 और 0, और मैट्रिक्स आपके 3/2 की हो गई होती, तब क्या ये इससे ऐड होता, नहीं। तो जीरो मैट्रिक्स भी ऐड हो सकता है कब, जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा ऑफ गिवन मैट्रिक्स से। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, मान लीजिए। तो देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है ना। फिर जानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि एडिटिव इनवर्स के लिए एक आपको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। मैंने कहा कोई एक a स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, a b c d, ठीक है ना। a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें निकालना है क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, वो देखिए होता क्या है बेसिकली, -a। किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आंसर आएगा -a।
अब देखिए जरा, अब a की वैल्यू है क्या, बेसिकली a की वैल्यू तो है आपकी a b c d, ये लग गया आपका माइनस। अभी जरा देखिएगा, अभी बस आप इतना समझिए कि हाँ ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहां पर लिखा माइनस, तो ये माइनस जाता है अंदर और रिजल्ट आता है क्या, माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी। क्लियर? तो ये रिजल्ट आ गया। अब आपने देखा क्या और समझना क्या है आपको कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो जस्ट क्या होता है, उसका अपोजिट। मतलब अपोजिट का मतलब ये कि अगर किसी की वैल्यू a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस है, और किसी की वैल्यू अगर माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, a। मतलब साइन चेंज कर देना है। तो साइन अगर मैट्रिक्स होगा तो उसके सारे एलिमेंट्स का भी होगा। अब आप देख सकते हो क्या कि यहां पर एक एलिमेंट है जिसके सारे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका एडिटिव इनवर्स आया माइनस है और इसकी सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। क्या आया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। तो आपको भी यही करना है कि अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया और उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है बेटा, तो कैसे निकालेंगे, तो हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर एलिमेंट जो है वो नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स जब निकालेंगे तो एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर एलिमेंट पॉजिटिव है तो जब उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो वैल्यू कैसे आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालते हो तो वैल्यू क्या आती है, माइनस है। कैसे निकलता है वो भी सामने दिया है। अब पॉइंट ये, प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडिटिव इनवर्स से अगर आप ऐड करते हो तो रिजल्ट आपका आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब उसके सारे एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। नल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेसिकली। तो अगर हम a को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करेंगे, मतलब माइनस a से ऐड करेंगे, जरा देखिए ये आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है a और ये उसका एडिटिव इनवर्स दे रखा है। इसको जरा इससे ऐड कराओ, तो जब a को माइनस a से ऐड कराओगे तो जीरो आएगा, b को माइनस b से ऐड कराओगे तो भी जीरो आएगा, c को जब माइनस c से ऐड कराओगे तो जीरो आएगा, d को माइनस c से ऐड कराओगे तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। और जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट की वैल्यू जीरो होती है वो ऑब्वियसली कैसा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो वही यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी क्या कि if A is a square matrix then the matrix minus A is called additive inverse, and if A plus minus A equals to क्या हो, जीरो। ये जीरो नहीं बेसिकली बेटा, वो क्या है, एक तरह का, इसको नल मैट्रिक्स रीड करेंगे आप। क्या रीड करेंगे, नल मैट्रिक्स। तो ये आपका नल मैट्रिक्स हो गया। अब किसी भी मैट्रिक्स से उसको एडिटिव इनवर्स से ऐड करो तब भी नल मैट्रिक्स आएगा, या किसी एडिटिव इनवर्स को उसके मैट्रिक्स से ऐड कराओगे तब भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो पहले इंपॉर्टेंट बात कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, तो वो होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है। दूसरी बात कैसे निकालते हैं, वो इस तरह से निकालते हैं कि सारे एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद तीसरी जो मेन प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर एडिटिव मैट्रिक्स से सॉरी एडिटिव इनवर्स से ऐड कराते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। क्लियर? इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि कैंसिलेशन लॉ। ठीक है ना। तो कैंसिलेशन लॉ मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया था क्या कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिक अलजेब्रा से थोड़ा डिफर होता है। वो यहां पर भी मैंने बताया था, अगर यहां पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना होता तो ये a प्लस बी का भी इक्वल ना होते b प्लस a के। सेम यहां पर भी कि जैसे लिखा है क्या कि a प्लस बी इक्वल टू है a प्लस सी। अब आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, b इक्वल टू सी। हमारे अकॉर्डिंग भी आएगा b इक्वल टू सी। लेकिन पहली बात वो ये कब हो सकता है, जब सबके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि कभी भी आप a से a को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आप अगर लिखते हैं b इज इक्वल टू सी तो कैसे आया b इज इक्वल टू सी, तो आप लिखेंगे क्या, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग। क्यों लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है, क्योंकि यहां a प्लस बी में a भी लेफ्ट साइड है और a प्लस सी में a भी क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट से लेफ्ट क्या हुआ, कैंसिल हुआ, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। मान लीजिए अगर यहीं पर a राइट साइड लिखा होता और ये वाला a भी राइट साइड लिखा होता तब भी आंसर b इक्वल टू सी आता। लेकिन तब क्या होता,
तब आप कहते हैं क्या, राइट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर दिया हुआ एग्जांपल कि b प्लस ए इज इक्वल टू क्या है, c प्लस ए, इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या है, c है। अब b इज इक्वल टू c कैसे आया होगा? अब a से a तो कैंसिल किया नहीं होगा आपने, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स ऐसे दी होती है, ऐसे तो लिखनी होती है, ऐसे तो ऐसे कैंसिल कर नहीं दोगे आप, तो वैसे क्या लिखोगे आप कि b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a, आंसर आएगा b इज इक्वल टू c। कब? जब राइट कैंसिलेशन लॉ लगा होगा। बोलो बात क्लियर हुई कि कैंसिलेशन लॉ होता क्या है? बेसिकली टू टाइप का होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कैसे अप्लाई करते हैं और राइट कैंसिलेशन लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, क्लियर? तो ये हमारी पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी किसकी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, क्या होती है और कैसे वर्क करती हैं, सारी बातें जान ली। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अगला टॉपिक क्या बेटा हमारा तुम्हें, वो है क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बिल्कुल जैसे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था, जितना टाइम लगा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, उतना ही कम टाइम लगेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में। सारी बातें वही हैं, बस जहां ऐड का साइन था वहां सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, जो हमने ऐड का लॉ लगाया था वहां पर सब्ट्रैक्शन लॉ आ जाएगा, ठीक है ना? बाकी सारी चीजें सेम, सारी चीजें सेम होने का मतलब कि दो मैट्रिक्स तभी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब उन दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है ना? ऑर्डर अगर सेम है तो दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जैसे कि ऐड हुई थी, ठीक है ना? वही यहाँ पे लिखा है क्या कि लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, लिखा है ना यहाँ पे, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। वहां पर आपने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहा था a प्लस b, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, वो क्या है, a माइनस b इज डिफाइंड एज a माइनस b इज इक्वल टू दिस, where a is equal to this and b is equal to this, क्लियर? मोटी मोटी बात सिर्फ ये है कि जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया था वैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कंडीशन सिर्फ है, दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर क्या हो बेटा, सेम हो, ठीक है ना? तो आइए जरा दो मैट्रिक्स लेते हैं और देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। और सब्ट्रैक्शन तो हमको आता ही, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने कहा कि ए कोई मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग पर, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। तो चलो देखिए 1 2 3 -1 0 और -4। बी कोई मैट्रिक्स है तो ये भी अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ही होनी चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर। तो मैंने कहा क्या, -1 4 6 5 -7 और 3। तो देखिए जरा इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 होगा भी 2/3, क्योंकि कैसी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है जिसमें रो कॉलम से कम होती है। इसमें ये भी कैसी मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। ऑर्डर तो निकालना आता है ना। अब देखो जरा कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो a माइनस बी, तो a के प्लेस पे a वाली मैट्रिक्स कॉपी कर देते हैं, क्या आएगा 1 2 3 -1 0 -4। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा -1 4 6 5 -7 3। क्लियर? अब जरा देखें, यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिख देते हैं स्पेस की वजह से, तो 1। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, माइनस जब अंदर जाएगा, सब्ट्रैक्शन में अक्सर गलतियां आती जल्दीबाजी में, डिफिकल्ट नहीं है, गलतियां होती हैं कब, जो हम काम जल्दबाजी में करते हैं। वो इसलिए क्योंकि साइन चेंज करना भूल जाते हैं। माइनस जब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2 आ जाएगा। फिर ये 2 है प्लस का, ये 4 है माइनस का, तो 2 -4 2 -4 क्या आएगा, -2, ठीक है ना? ये 3 है प्लस का, ये 6 है माइनस का, तो 3 -6 3 -6 क्या आएगा, -3। फिर ये -1 है, ये -5 है, -1 -5 ऐड होंगे क्या आएगा, -6 आएगा।
जीरो माइनस, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएंगे, और जब प्लस होंगे तो क्या आएगा, 0 + 7 मतलब 7। ठीक है ना। यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो -3 हो जाएगा, -3 + -4 भाई, -4 -3 क्या हो जाएगा, -7। तो देखिए ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। और सेम वही बात यहां पर भी कहेंगे कि जब सब्ट्रैक्ट होकर नई मैट्रिक्स आएगी, देखो मैट्रिक्स आई तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन से एक नई मैट्रिक्स बनती है, और उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। किसके, जो दो आपकी मैट्रिक्स पहले से आपने ले रखी थी। ठीक है ना। इसका भी ऑर्डर क्या आया, 2/3। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर। आसान था। आसान इसलिए कि ये सब बातें तो हमने एडिशन में कर दी, यहां सिर्फ फर्क एक ही था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना था। सब्ट्रैक्शन तो हमने बचपन से पढ़ा, कुछ नया है क्या यहाँ पे, बाकी सारी बातें तो पुरानी है ना। आइए अगला, वो जो मैं बोल रहा था कि अभी बताते हैं 2 मिनट बाद, वो ये आ गया। अगला पॉइंट है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। कोई स्केलर, स्केलर लाइक नंबर, कोई न्यूमरल वैल्यू, किसी भी न्यूमरल वैल्यू को हम किसी भी मैट्रिक्स से देखो मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स है ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में होगा। अगर 2/3 की मैट्रिक्स है, इट मींस उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। अगर उस मैट्रिक्स को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कराते हो तो उसका मल्टीप्लाई उस 6 एलिमेंट में होगा, सारे एलिमेंट में होगा। ठीक है ना। जैसा भी दे रखा हो, पॉजिटिव स्केलर है तो पॉजिटिव करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, नेगेटिव स्केलर है तो नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सारे ही एलिमेंट से होगा, रिमेंबर। ठीक है ना। इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब मल्टीप्लाई करा रहे हो आप, ठीक है ना। अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो इसका मतलब ये भी तो है कि हम अगर कॉमन लें कुछ, तो अगर हम कुछ कॉमन लेंगे तो कॉमन भी तो सारे एलिमेंट से आएगा, है ना। तो सेम वही बात, अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो स्केलर का तो वो सारे एलिमेंट में हो रहा। सेम रिवर्स स्टेटमेंट है अगर, तो अगर किसी स्केलर को कॉमन लेते हो किसी मैट्रिक्स से तो वो जो कॉमन आएगा मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से आएगा। बोलो बात से मत समझ में आई। मल्टीप्लाई अगर सारे एलिमेंट से होगा तो कॉमन भी सारे एलिमेंट से ही होगा। बोलो बात क्लियर हुई। तो वही लिखा है क्या यहाँ पे कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बी या मैट्रिक्स एंड के बी या स्केलर, ये कोई आपकी मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है ना। और के क्या है, कोई भी स्केलर, वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -1, पॉजिटिव मतलब +1, ठीक है ना। तो देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट a by k, जो मैट्रिक्स आएगा बेटा वो कैसे आएगा, k का जब मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट ऑफ a से, मैट्रिक्स a के सारे एलिमेंट से, तब आप कहोगे क्या कि द स्केलर मल्टीप्लाइड बाय k, द स्केलर मल्टीपल ऑफ a by k, तब आप कहोगे क्या, द स्केलर मल्टीपल ऑफ a by k। किसी भी मैट्रिक्स में आपने स्केलर k से मल्टीप्लाई कराया, एंड इज डिनोटेड बाय ka, k और उसको ऐसे भी सकते हो कि जब ये जैसे a मैट्रिक्स ये है, जब k a लिख रहे हो तो ये a का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से हो रहा है ना, ये एलिमेंट ही तो है पर्टिकुलर, तो वो सारे एलिमेंट से तो दिखाएंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए a, ठीक है ना, x y z, ठीक है ना, और मान लीजिए क्या लिखा है, p लिखा है। ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, क्लियर। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय
स्केलर के, ठीक है ना, के न लिखो तो चलो 2 लिख लो, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करा दो, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा 2a, और कैसे कराओगे, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे मैट्रिक्स से, तो x y z p, है ना, तो जरा देखिए जरा 2a इक्वल टू क्या आएगा, सभी एलिमेंट में होगा, तो 2 का जब x से होगा तो 2x होगा, 2 का जब y से होगा तो 2y होगा, 2 का जब z से होगा तो 2z होगा, और 2 को जब p से करेंगे तो क्या आएगा 2p होगा, ठीक है ना। अब बात समझ में आई कि जब मैंने एडिटिव इनवर्स निकाला था तो वहां पर जब मैंने माइनस लिखा था -a, और फिर कैसे सारे एलिमेंट में माइनस का साइन आ गया था, तो ये ऐसे हुआ था। वो क्या हुआ था एक्चुअल में, वो हुआ क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई कराया था स्केलर के साथ, बोलो पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एनी स्केलर। पॉइंट सिर्फ एक इतना याद रखना है कि किसी भी स्केलर से आप अगर मल्टीप्लाई कराते हो, कोई भी स्केलर हो सकता है, मैंने यहाँ 2 लिया है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर 2 का मल्टीप्लाई या स्केलर का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से होगा। बोलो बात समझ में आई। इस तरह से अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बिल्कुल जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से सेम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, लेकिन ध्यान रखें क्या कि सारे एलिमेंट से होगा। और मैंने इसका रिवर्स स्टेटमेंट बताया कि अगर मुझे कुछ कॉमन भी लेना होता तो अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन लूंगा तो वही तो आएगा, सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा, वो हो या ना हो लेकिन कॉमन जरूर आएगा। बोलो बात समझ आई, ओके।